5 मिनट स्टूडेंट्स, अगले 5 मिनट में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि एक आवेश को माध्यम में डुबोने पर उसके आसपास के क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस तरह से बदलता है, और क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि माध्यम में डुबोने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निर्वात वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आ जाए। और ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं आपको एक आंकिक प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, आपको ये बात तो पता ही है कि एक आवेश से अगर r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 9 × 10⁹, जिसे हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, q बटे कितना r²। अब ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर तब आती है जब ये आवेश आपका निर्वात में स्थित हो। अब मान लो इसी आवेश को अगर मैं किसी एक माध्यम में डुबो दूं, माध्यम की पहचान होती है उसकी वैद्युतशीलता से या फिर उसकी सापेक्ष वैद्युतशीलता से। माध्यम में डुबोने पर फिर से क्या हुआ है कि माध्यम की वैद्युतशीलता बदली है, तो यहाँ जो ε0 है इस बार भी εm से बदल दिया जाएगा। ये क्या है, किसी भी आवेश की वजह से माध्यम में उपस्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्लियर है। और किसी भी माध्यम की अगर आप सापेक्ष वैद्युतशीलता निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस माध्यम की वैद्युतशीलता को निर्वात की वैद्युतशीलता से डिवाइड कर दोगे। आपको क्या मिल जाएगी, उस माध्यम की सापेक्ष वैद्युतशीलता, कि ये जो माध्यम है इसकी वैद्युतशीलता निर्वात से कितने गुना ज़्यादा या कम है। वैसे किसी भी माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो निर्वात से ज़्यादा ही आती है, तो εr हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। इसे हम किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं, जिसे कैपिटल K से दिखाया जाता है। यहाँ से माध्यम की वैद्युतशीलता क्या आ जाएगी, εr × ε0। तो इसको आप यहाँ ले जाकर रख दो तो क्या बनेगा, 1/4πε0 × εm की जगह q/rm²। rm क्या है, आवेश से बिंदु की दूरी है माध्यम के अंदर। अब वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो निर्वात में और माध्यम में आप बराबर ही रखें, मगर मान लीजिए कि आपने ये जो दूरी है माध्यम में वो वही रख दी जो निर्वात में थी, तो ये जो 1/4πε0 q/r², ऐसे मैं क्या कह सकता हूँ, r दूरी पर स्थित एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात में। और अगर उतनी ही दूरी पर अगर मैं माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं तो वो निर्वात वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से εr टाइम्स कम आ रही है, या कहीं k टाइम्स कम आ रही है। समझ आ गई होगी आपको ये बात। अब मान लो आप ये चाहते हो कि मेरी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो माध्यम में भी उतनी ही आए जितनी निर्वात में है। मतलब आप चाहते हो कि ये जो em है 1/4πε0 εr q/ में कितना rm², ये वही आए जो आपकी निर्वात में थी 1/4πε0 q/r²। अब मैंने माध्यम में दूरी कुछ इस तरह से रखी है कि माध्यम की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निर्वात की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आ जाए। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट, आवेश दोनों जगह वही था वो भी कट। अगर आप दोनों तरफ का व्युत्क्रम ले लें तो क्या आ जाएगा, εr × में rm² किसके इक्वल आ जाएगा, r²। और दोनों तरफ का अगर मैं रूट ले लूँ तो rm किसके इक्वल आ जाएगा, r/रूट में εr। मतलब आपको माध्यम में जो दूरी रखनी है उस बिंदु की वो निर्वात वाली दूरी से εr का रूट या फिर k का रूट इतने टाइम्स कम रखनी है। तो माध्यम में ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे संबंधित अब हम एक आंकिक प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पीछे अभी हमने एक सवाल किया था जिसमें हीलियम के नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी थी, जबकि हीलियम का नाभिक निर्वात में उपस्थित था। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई थी 2.88 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। आप चाहो तो इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल भी सकते हो। अब कुछ टाइम के लिए इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं मान लेता हूँ 3 × 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलम। अब देखो, मैं इस हीलियम के नाभिक को एक माध्यम में डुबो देता हूँ जिसकी सापेक्ष वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक का मान कितना है, 4। तो अभी हमने ये देखा था कि अगर माध्यम में इस हीलियम के नाभिक से बिंदु की दूरी हम वही रखें 1 एंगस्ट्रॉम, तो माध्यम में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निर्वात वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से εr या k टाइम्स कम होती है। अभी हमने देखा निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 3 × 10⁻11, उसको किससे विभाजित करना है, 4 से।
तो 30 गुणा 10 की घात 10 आएगा, और 30 को 4 से जब आप विभाजित करोगे तो कितना आएगा 7.5 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब होगी जब माध्यम में भी बिंदु की दूरी आवेश से कितनी हो, 1 एंगस्ट्रॉम। अब मान लीजिए आप ये चाहते हो कि माध्यम में भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही आए जो निर्वात में है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, बिंदु को अब आवेश के थोड़ा पास लाना पड़ेगा कि जितना परावैद्युतांक उसको कम कर रहा है, 4 गुना कम कर रहा है, तो दूरी को इस तरह से घटाना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुना बढ़ जाए। तो फिर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और उसके लिए मैंने क्या कहा था, माध्यम में जो दूरी है वो निर्वात वाली दूरी से √k या फिर √ε r टाइम्स कम होनी चाहिए। निर्वात में दूरी कितनी थी, 1 एंगस्ट्रॉम, और परावैद्युतांक कितना था, 4 का अगर आप वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा 2, और 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये नई दूरी होगी माध्यम में, जिसको रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही आएगी जो निर्वात में थी। स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि माध्यम में डुबोने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किस तरह से बदलता है और उस पर बेस्ड आंकिक प्रश्न किस तरह से सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज तो आपने नोटिस की होगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है वो तो हम अलग सूत्र से निकाल रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है उसके लिए हम आवेश की प्रकृति को देख रहे हैं। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा एक ही फॉर्मूले से पता कर ले? तो उसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में परिवर्तित करना होगा। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलना।